औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदाकल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जर्नल और लेजर के बारे में किया था और उसकी थोड़ी सी एग्जांपल की थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और अगर नहीं आया तो पिछले लेक्चर को आप थोड़ा रेफर कर लें। जर्नल लेजर जो था वो कर्नोलॉजिकली रिकॉर्ड करता था आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और हम उसका एक जर्नल का एक फॉर्मेट भी बनाया था जिसमें डेबिट क्रेडिट रूल के मुताबिक हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता था लेजर। और लेजर में हम लोग क्या करते थे, जर्नल में जब हम एंट्रीज कर लेते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी की, कर्नोलॉजिकली हम वहाँ से हर अकाउंट को सेपरेट उसके बैलेंसेस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? लेजर में। ठीक है, उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेजर के भी हमने 2-3 मेथड किए थे। एक तो टी अकाउंट मैंने सिंपल आपको बनाना बताया था। लेजर बनता है प्रॉपर हम वो क्वेश्चंस के अंदर जो है उसको करेंगे सॉल्व। और उसके बाद आपके पास लेजर जो है वो रनिंग बैलेंस का लेजर बनता है, जिस तरह के एग्जांपल में दिया हुआ था। ठीक है, हमने अभी तक 3 एलिमेंट्स जो अकाउंटिंग के हैं उनको डिस्कस किया है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। तो आज जो है फाइनल 2 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनकी नेचर क्या है उसको हमारे समझने की ज़रूरत है। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स और रह गए हैं और वो है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। उनको समझने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम, रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स जो है, जो मेन सोर्स है, वो नेट इनकम है। नेट इनकम आपके बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है और ओवरऑल जो बिजनेस ऑपरेशन से आपके जो मेन मकसद है ऑनर का, टू अर्न प्रॉफिट। तो ये नेट इनकम जो है ये करता है, ये इंक्रीज करता है, नेट इनकम इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करता है रिजल्टिंग फ्रॉम profitable operations of the बिजनेस के प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस के बाद ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू में इंक्रीज लेकर आता है। ठीक है, नेट इनकम। ठीक है, और एक बात आपने ध्यान में रखनी है, नेट इनकम इज नॉट एन एसेट और लाइबिलिटी। एसेट नहीं है ये, एसेट से इसको लाइक कैश नहीं है ये, मतलब कैश को आप नेट इनकम नहीं कह सकते। ठीक है, और जो एसेट्स हैं वो आपके नेट इनकम नहीं है। ये सिंपल इट रिप्रेजेंट्स overall, it represents the overall impact of business transactions on owner's equity। ठीक है, ओवरऑल इम्पैक्ट बताता है। तो इसको मेनली हमने ओनर्स इक्विटी के पर्सपेक्टिव में देखना है, नेट इनकम को। ठीक है, तो हमारे पास एसेट्स होते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग की इक्वेशन है। लायबिलिटीज
प्लस ऑनर्स इक्विटी। This will always, net income will always increase the owner's equity. Net income will always increase the owner's equity. ठीक है। और इसका जो ये तो एक इफेक्ट इसका मेन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ऑनर्स इक्विटी में जो इंक्रीज है वो नेट इनकम की वजह से होती है, इनकम की वजह से होती है आपकी। ठीक है। और दूसरा जो इसका इम्पैक्ट होता है, जो इक्वेशन को इक्वल करता है, दूसरा मैंने हमेशा बताया था हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। मेन इम्पैक्ट इसका ये है कि ये ऑनर्स इक्विटी को बढ़ा देता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस द ऑनर्स इक्विटी। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि उस इनकम की वजह से आपको हो सकता है कैश रिसीव हुआ हो, या आपने चीजें सेल की हो, सेल आपकी रेवेन्यू है, सेल आपने की हो, और सेल के अगेंस्ट आपके अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुए हो। तो दूसरा इम्पैक्ट इसका ये होता है कि एसेट्स इंक्रीज होते हैं, या आपकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। दूसरा इम्पैक्ट जो सेकेंडरी इम्पैक्ट है वो इसका ये हो जाता है। ठीक है, नेट इनकम का। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट होता है नेट इनकम के साथ, रिटेन अर्निंग्स। ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक ऑनर्स इक्विटी को बढ़ाने का जरिया है, रिटेन अर्निंग्स। और ये भी नेट इनकम का पार्ट ही होता है, किस्म का इनकम का पार्ट होता है। ये इनकम का वो पार्ट होता है जो बिजनेस अपने पास रिटेन कर लेता है। ये भी इंक्रीज करता है आपके, रिटेन अर्निंग बढ़ता है। रिटेन अर्निंग क्यों बढ़ता है? बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू प्रॉफिटेबल operations of the business। नेट इनकम में से बिजनेस कुछ पोर्शन अपने पास रिटेन कर लेता है, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? इसके कई मकासद हो सकते हैं। बिजनेस अपने पास रिटेन करता है बिजनेस अर्निंग्स को, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसने एक्सपेंशन करनी है फ्यूचर में, मजीद ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए वो इसको अपने पास रिटेन करता है। नेट इनकम का ये एक पार्ट होता है, क्योंकि ये नेट इनकम में से निकाल के बिजनेस अपने पास रिटेन करती है। और नेट इनकम, जब हम नेट इनकम की बात करते हैं, इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है आपका ये जो मैंने बताया, रिटेन अर्निंग। ये भी जिस तरह नेट इनकम ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज करता है, रिटेन अर्निंग भी ओनर्स इक्विटी को, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो ओनर्स इक्विटी का पार्ट बनता है, कैपिटल स्टॉक का पार्ट पड़ता है, ये भी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज ही करता है। दूसरा पार्ट जो इसका होता है दैट इज डिविडेंड्स। ठीक है, ये वो पोर्शन होता है, पोर्शन रिटेन बाय बिजनेस, जो बिजनेस अपने पास क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है, अपने पास सेव कर लेता है। डिविडेंड वो पोर्शन होता है, इट इज द portion that business decides to distribute among owners और शेयर होल्डर्स। ऑनर्स, ठीक है, ये ऑनर्स के दरमियान डिवाइड, ये नेट इनकम का वो पोर्शन होता है, ये नेट इनकम का वो पोर्शन होता है जो बिजनेस डिसाइड करता है कि उसने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऑनर्स में।
ऑनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और ऑनर्स जो है वो इस पोर्शन को अपने पर्सनल यूज के लिए, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऑनर का पार्ट है। ठीक है, जब ये बिजनेस से निकल गया तो बिजनेस के अंदर जो है ये ऑनर्स इक्विटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये किसी एसेट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, किसी एसेट को भी कम कर देता है और ऑनर्स इक्विटी को भी कम कर देता है। मेनली ये ऑनर्स इक्विटी को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और ये रिटेन अर्निंग ऑनर्स इक्विटी को बढ़ा देता है। तो नेट इनकम के दो पोर्शन मेनली होते हैं। एक तो आपका जो है डिविडेंड हो जाता है, नेट इनकम जो कंपनी डिसाइड करती है या बिजनेस डिसाइड करता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओनर्स और शेयर होल्डर्स। ठीक है, और ये क्या कर देता है, आपके बिजनेस में ओनर्स इक्विटी को कम कर देता है और किसी ना किसी एसेट को भी, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट का पार्ट, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेफिनेटली या तो बहुत बहुत मेन जो सोर्स होता है डिविडेंड का वो कैश होता है, कैश की शक्ल में आप ओनर्स को पैसे देंगे कि वो पर्सनल यूज कर लें उनको। ठीक है, वो बिजनेस के लिए यूज ना करें, वो पर्सनल यूज कर लें, तो कैश भी बिजनेस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अच्छा ये जो इनकम है ये कहाँ पर रिपोर्ट की जाती है, ये रिपोर्ट की जाती है इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर, पिछले चैप्टर में। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या करती है, जहां पर इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये क्या करती है, दैट समराइजेस the the profitability of the business for specific period of time। कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसे, कंस्ट्रक्ट बाय subtracting सेल्स, जितनी भी बिजनेस की सेल हुई होती हैं उनमें से सारी कॉस्ट को फ्रॉम कॉस्ट। ठीक है, इनकर्ड बाय द बिजनेस। इस तरह जो है इनकम स्टेटमेंट आपकी बनाई जाती है। सो इसके मेन कंपोनेंट्स जो हैं, इनकम स्टेटमेंट के मेन कंपोनेंट्स जो आ जाते हैं, दैट आर रेवेन्यूज। ठीक है, जो सेल्स होती है, कोई भी रेवेन्यूज हो सकते हैं, सेल्स के अलावा भी रेवेन्यूज होते हैं। ठीक है, रेवेन्यूज जो बिजनेस के पास गेन आती हैं, जो बिजनेस गेन करता है, एंड एक्सपेंसेस। अगेन एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो रेवेन्यू को गेन करने के लिए, इस रेवेन्यू को गेन करने के लिए किए जाएं, ये एक्सपेंस। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस।
नेट इनकम जो है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, किसी भी बिजनेस की अगर नेट इनकम देखनी है तो उसके रेवेन्यूज में से उसके एक्सपेंसेस को आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन जब रेवेन्यूज ज्यादा होंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे तो इसका मतलब है नेट इनकम होगी। लेकिन जब व्हेन एक्सपेंसेस exceeds revenues, then it is net loss। जब खर्चे जो हैं वो गेन से ज्यादा होंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और रेवेन्यूज कम होंगे तो आपको नेट लॉस होगा उस सूरत में। ठीक है, तो इनकम जो है, जो हम ये नेट इनकम निकाल रहे हैं, इट शुड बी रिलेटेड टू सर्टेन पीरियड। किसी एक टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड का बताओ। सर्टेन पीरियड मतलब ये एक महीने का टोटल इनकम कितनी है, एक महीने की नेट इनकम कितनी है, एक हफ्ते की नेट इनकम कितनी है, एक साल की नेट इनकम कितनी है। इट शुड बी रिलेटेड टू सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें कोई टाइम पीरियड लाजमी होना चाहिए। तो हम मोस्ट कॉमनली जो अकाउंटिंग में टाइम पीरियड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग पीरियड। इसको कहते हैं द पीरियड ऑफ टाइम covered by the income statement। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो टाइम पीरियड यूज करती है मोस्टली एक साल का होता है। अगर जून से जुलाई तक कर रही है तो जून टू जुलाई अकाउंटिंग पीरियड होगा। अगर जनवरी टू दिसंबर कर रही है तो साल का जनवरी टू दिसंबर तक अकाउंटिंग पीरियड होगा। अगर 6 महीने का कर रही है, दिसंबर जनवरी से जून तक, जून 30th तक, तो 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होगा। ठीक है, तो इधर जो हमारे पास फिजिकल ईयर भी हमारे पास 12 मंथ का होता है, अकाउंटिंग पीरियड भी 12 मंथ का हो सकता है, इससे कम का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स की बात की, हमने कहा कि रेवेन्यूज को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। रेवेन्यूज is revenue is the price of goods। गुड्स वो चीजें होती हैं, वो इन्वेंट्री होती है जो हम खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पसेस, गुड्स सोल्ड। ठीक है, रेवेन्यू जब उन गुड्स को जो हम खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पसेस उनको बेच के हमें जो प्राइस रिसीव होती है वो रेवेन्यू कहलाती है। और एंड अगर हम सर्विसेज हैं, एंड सर्विसेज, जब सर्विसेज रेंडर्ड, जब सर्विसेज दी जाए, रेंडर्ड की जाए ड्यूरिंग a given accounting period।
ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान जो भी चीजें सेल करके हमने कीमत वसूल की हो या कोई भी सीरियस चीजें सोल्ड की हो, ठीक है, चीजें सोल्ड की हो और मतलब हमने इन्वेंट्री सोल्ड की हो या सर्विसेज दी हो लोगों को, कस्टमर्स को, तो वो हमारे रेवेन्यूज कहलाते हैं। तो रेवेन्यूज क्या करते हैं? रेवेन्यूज का जो इम्पैक्ट आता है, रेवेन्यूज का इम्पैक्ट आता है, तो मेन इम्पैक्ट ये है कि ओनर्स इक्विटी को क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। और इसका सेकेंडरी जो इम्पैक्ट आता है वो किसी ना किसी एसेट को इंक्रीज करेंगी या लाइबिलिटी को क्या कर देंगी? लाइबिलिटी को कम कर देंगी। किसी ना किसी लाइबिलिटी को ये क्या कर देंगी? कम कर देंगे। मेन इम्पैक्ट जो हमने देखना है वो ओनर्स इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और वो ये है कि ये ओनर्स इक्विटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम इसको इसके ऊपर जो प्रिंसिपल लगाते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगता है, वो लगता है द रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल, और रियलाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ये कब लगता है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, हम क्यों लगाते हैं? इसका मतलब ये करता है व्हेन टू, जिस क्वेश्चन को ये सर्व करता है वो है व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज, व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज। तो हमने कब इसको रियलाइज करना है रेवेन्यू को? रेवेन्यूज should be realized or recognized। हमें कब पता चलेगा कि रेवेन्यू हो गया? हमें when goods are sold, जब चीजें बिक जाए, goods are sold and services are rendered। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएं, जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो हमारे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, रेवेन्यू रियलाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स, आप कोई कपड़ा बेच रहे हैं और आपने कपड़ा बेचा, उस कपड़े को बेचने के बाद आपको कैश रिसीव हो गया, तब भी रेवेन्यू है। और अगर आपने कपड़ा बेचा और आपको कस्टमर कहता है कि मैं 30 दिन तक आपको पैसे वापस करूंगा, रेवेन्यू तब भी हो जाएगा क्योंकि गुड्स सोल्ड हो गई हैं। इसी तरह आपने सर्विसेज दी, आप बीडीएस का काम कर रहे हैं, बीडीएस होते हैं जो आपको जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों के डॉक्टर्स, उन्होंने आपके जो है दांत पर काम किया और आपको जो कहा जी आपकी 3-4 अपॉइंटमेंट्स हैं उसके साथ, उसने 3-4 महीने का काम आपके साथ करना है। अब डॉक्टर ने पहले महीने आपको सर्विसेज दी, जब उसने सर्विसेज दी उसकी अमाउंट सेट है कि 2000 का उसका विजिट है और 4 विजिट के उसके जो हैं वो 8000 रुपया होगा, और 8000 रुपया वो चौथे विजिट पे लेता है। और पहले जो 3 बार उसने आप लोगों को सर्विसेज दी तब भी उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, चाहे वो पैसे रिसीव करे या ना करे। उसने सर्विसेज दे दी तो उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, रेवेन्यू रियलाइज हो गया। ठीक है, आप सर्विसेज दे दें, पैसे रिसीव हो जाएंगे, फ्यूचर के अंदर आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे, आप अपना रेवेन्यू अपने पास, उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। तो रेवेन्यू हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कब करने चाहिए? रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड कब करने हैं? रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करने हैं जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाए। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है? जब गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड, तो तब हम रेवेन्यू रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड व्हेन रिकॉग्नाइज। हम जब उनको रिकॉग्नाइज कर लें कि जी हाँ जी हमने सेल कर ली है,
अब उस पॉइंट पर आप अपने पास रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे उसके अगेंस्ट आपको कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। आपने कस्टमर को गुड सेल कर दी तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू के अगेंस्ट एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज used up in the process of earning revenues। प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज, इसमें आपके पास आ जाता है जी, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल हमने चीज़ें सेल करनी है, शॉप चाहिए, शॉप के ऊपर हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट वो भी एक्सपेंस है हमारा, बिजली का बिल, सारा ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो है जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी खर्चे हम कर रहे हैं ताकि हम रेवेन्यू अर्न कर सकें, वो एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं। तो एक्सपेंसेस का जो इम्पैक्ट होता है, एक्सपेंसेस का जो मेन इम्पैक्ट होता है, एक्सपेंसेस कौन करता है? ओनर की तरफ से होते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या करता है, ओनर्स इक्विटी को जो मेन इम्पैक्ट होता है, ओनर्स इक्विटी को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। जो सेकेंडरी इम्पैक्ट होता है, ये किसी ना किसी एसेट को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है। मतलब अगर आपने रेंट पे किया है तो कैश आपका कम होगा, या आपने रेंट का कहा है कि जी मैं आपको 2 महीने तक पे कर दूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी कोई ना कोई सेकेंडरी आपकी लाइबिलिटी जो है उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है ये ओनर्स इक्विटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब एक्सपेंसेस को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बताया जाता है। अकाउंटिंग के कुछ उसूल होते हैं, तो मैचिंग प्रिंसिपल हम यूज करते हैं यहाँ पे। मैचिंग प्रिंसिपल क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें पता लग सके, ये क्वेश्चन का आंसर दे सकें कि व्हेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करने चाहिए आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। तो एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस are always related to are related to revenues। ठीक है, मतलब रेवेन्यू को गेन करने के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज रिलेटेड टू रेवेन्यूज। ठीक है, रेवेन्यूज शुड बी ऑफसेट, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, ऑफसेट बाय ऑल दी expenses incurred in producing these revenues। प्रोड्यूसिंग दैम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा क्लियर हो जाएगा रेवेन्यूज लिखें। मतलब जिन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उस रेवेन्यूज को ऑफसेट करें कि इन गुड्स को बेचने के लिए आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस किए गए। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आपने कितना रेवेन्यू गेन किया, और उन रेवेन्यूज को करने के लिए, रेवेन्यू को गेन करने के लिए आपने कितने एक्सपेंसेस किए, उससे रिलेटेड वो आपके सामने आपने वो निकाल लेने हैं
कि इन रेवेन्यूज को इस साल के मतलब अकाउंटिंग पीरियड 2020 से 21 अकाउंटिंग पीरियड 2020 के जितने रेवेन्यू हमने अर्न किए हैं उनको अर्न करने के लिए हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं उनको सेपरेट कर लें। ठीक है, तो उनको ऑफसेट कर लें, तो वो एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे टू गेन दोस रेवेन्यूज। ठीक है, तो जब हम वो एक्सपेंसेस निकाल लेंगे जो इनकर्ड हुए हैं टू गेन दोज रेवेन्यूज ऑफ द रिलेटेड अकाउंटिंग पीरियड, तो उन एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, ऑफसेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी, आफ्टर ऑफसेटिंग अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज, और ऑफसेटिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज ये कहलाता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे जरूरी है, हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं, उसमें जितने एक्सपेंसेस होते हैं हम उन एक्सपेंसेस को कहते हैं ये उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। तो उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को हम इनकर्ड हो जाते हैं, जो हम लोग जिनको कर लेते हैं उनको अपने पास जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड तक नहीं रहता, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक रहता है। एक्सपेंडिचर बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे हम बिजनेस की फायर इंश्योरेंस करा लेते हैं, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, अब फायर इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए और रेवेन्यू गेन करने के लिए भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं। ये एक्सपेंस हमने किया फॉर द रेवेन्यू, हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, एक खर्चा है, एक किस्म का एक्सपेंस है आपका। और ये फायर इंश्योरेंस हमने कराई है 10 सालों की, फॉर 10 ईयर्स। हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं फॉर ईयर, मतलब एक साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और एक साल के हम रेवेन्यूज अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक साल का रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हैं वो 10 सालों के एक्सपेंसेस पे कर दिए। फायर इंश्योरेंस हमने जो पे कर दी है वो 10 सालों, डेफिनेटली ये 10 सालों का एक्सपेंस एक साल के रेवेन्यू से रिलेट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इसमें से कैलकुलेट करके इसका जो एक साल का एक्सपेंस है वो हम निकाल लेंगे। एक साल का एक्सपेंस हम निकालेंगे कि इसमें से 10 सालों का, लेट्स से अगर हम लोगों ने 10 सालों की इंश्योरेंस जो है वो हमने 20,000 पे की है। ठीक है, 20,000 पे की है, तो उसका हम एक साल का निकाल लेंगे। तो जब एक साल का हम फाइंड करेंगे तो एक साल की जो इंश्योरेंस आएगी हमारी, इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो आएगा वो 2,000 आएगा, उसको हम रिलेट कर सकते हैं एक साल के रेवेन्यू के साथ। 10 साल की इंश्योरेंस को हम रिलेट नहीं कर सकते एक साल की रेवेन्यूज के साथ। तो हम एक्सपेंस कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। 20,000 का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने पास, उसको हम नहीं देखेंगे। इसको हम अपने पास रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन इसको हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमने कैसे रिकॉर्ड करना है इसको और हमने एक्सपेंसेस को कैसे उसमें से निकालना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम फिक्स एसेट्स पे करते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर हमने किए वो भी बिजनेस के लिए किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स सच एज हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक है, हमने लैंड परचेज कर ली,
ठीक है, अब हम ये जो बिजनेस, ये जो एसेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं, इसने भी बिजनेस को फायदा देना होता है फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो इसको भी हम रिलेट नहीं कर सकते। हम लोग इसमें एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि बिल्डिंग जो है वो बिजनेस को फ्लैट से 30 साल तक बेनिफिट देगी, 30 साल तक, 30 इयर्स तक बेनिफिट देगी। लैंड जो है वो 40 साल तक जो है वो कंपनी को फायदा देगी। अब हम हर साल के हिसाब से इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो निकाल कर एक्सपेंस के तौर पे डील कर लेते हैं। ये वैसे ये बिल्डिंग आपका एसेट होता है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वेयर एंड टेयर एक साल में इतनी हुई, इतना हमने इसको यूज किया है बिल्डिंग को। उसकी जो ओवरऑल एज है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओवरऑल एज जो हमें पता लग जाती है हम उसको निकाल सकते हैं कि एक बिल्डिंग जो है वो 30 साल तक बेनिफिट देती है बिजनेस को। तो हम 30 साल का एक ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की बेस पे, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की बेस पे हम एक फैक्चुअल वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि बिज़नेस 30 साल तक चलेगा। तो 30 साल तक अब हम जब हम लोग कह देते हैं एक ऑब्जेक्टिव इसको वैल्यू निकाल देते हैं, तो उसके बाद हम इसकी एक एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं कि साल, पूरे साल में हमने 1 साल में हम कितना इस्तेमाल करेंगे। तो वो हम उसको भी निकाल सकते हैं, उसका एक्सपेंस निकाल सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग के अगेंस्ट जो खर्चा है वो कि साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट कितना खर्चा हुआ बिल्डिंग का, तो वो भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता हो कि ये कितने साल तक बिजनेस को बेनिफिट देगी। इसी तरह लैंड भी है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बड़ी चीजें हैं जिनके हमें जो है वो एक्सपेंसेस साल के निकाल सकते हैं और उसको अगेंस्ट हम कर सकते हैं अगेंस्ट द रेवेन्यू। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि इसमें कितने साल इन्होंने बेनिफिट हमें देना है। थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जिसमें हम पता नहीं लगा सकते कि कितने सालों तक इसने बिजनेस को फायदा देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट या एम्प्लॉय एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर आप जो पैसा लगाते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स के ऊपर हम पैसा लगा लेते हैं। ये सारी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग आ जाती है, इनके ऊपर हम लोग पैसे लगा लेते हैं। मतलब एक साल में हमने फर्स्ट ईयर जो पहला साल है उसमें हमने 30,000 की जो है वो ट्रेनिंग करवाई है एम्प्लॉयज को। ठीक है, अब ये खर्चा है। अब इस एम्प्लॉय ट्रेनिंग का भी फायदा जो है बिजनेस को मोर देन 1 ईयर रहना है, मोर देन 1 ईयर। अब क्या करें? अब यहाँ पर अकाउंटिंग एक्सपर्ट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल नहीं लग सकता, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल नहीं लग सकता, यहाँ पर इसको कोई ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं हम दे सकते कि ये जो 30,000 है इसका बेनिफिट कितने साल तक होगा। 30 साल तक होगा, 40 साल तक होगा। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की है, अब मुख्तलिफ एम्प्लॉयज हैं, किसी की रिटायरमेंट 20 साल बाद है, किसी की रिटायरमेंट 5 साल बाद है, किसी की रिटायरमेंट 40 साल बाद है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता। आप नहीं बता सकते कि इसका बेनिफिट बिजनेस को 20 साल तक होगा या 30 साल तक होगा। अब इस सूरत में अकाउंटेंट क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हैं और कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है कि आप इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दो इसको। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के जो लीस्ट अकाउंट है उसमें आप चार्ज कर दो। तो ये जितनी अमाउंट हमने लगाई है इसका कोई भी इसका प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। ये जितनी की जितनी अमाउंट है जिस साल में हमने लगाई है उसको पूरी पूरी अमाउंट को उस साल में हम रिपोर्ट कर देंगे। मतलब हम उस साल के एक्सपेंसेस में इसको डाल देंगे पूरी की पूरी अमाउंट को। 30,000 की अमाउंट जो है, जितनी भी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग है, अगर आप उसको टाइम नहीं दे सकते कि कितने सालों तक बेनिफिट देगी, जितना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो तो उसका भी नहीं पता कि बिजनेस को कितने सालों तक बेनिफिट देगी, तो टोटल की टोटल अमाउंट एडवर्टाइजमेंट की आप क्या करोगे, उस साल की इनकम स्टेटमेंट में आप एज एन एक्सपेंसेस नोट कर लोगे कंजर्वेटिव अप्रोच की बेस के ऊपर। ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच यहाँ पर आप लगाओगे वहां पर।
ये तो थी आप लोगों को समझाने की बात। अब आगे आ जाते हैं प्रैक्टिकल बात की तरफ। ओके, अब जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं, दो तरह की अकाउंटिंग होती है। एक तो अकाउंटिंग कहते हैं अक्रूवल बेस, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी तक जो मैंने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का टाइम और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का जो टाइम बताया है वो अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करता है, ये एक ऐसी पॉलिसी है अकाउंटिंग की, पॉलिसी ऑफ recognizing recognizing revenues in accounting records when it is earned and recognizing expenses when incurred। incurred का मीनिंग है when related goods, जो expenses से related goods हैं and services are used। ठीक है, तब आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें जब वो इनकर्ड हो। ठीक है, और ये मैंने पीछे बता दिया कि कब आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे और कब आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, चाहे उनके अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ या ना हुआ, या एक्सपेंसेस के अगेंस्ट एक्सपेंसेस हो गए हों, उनके अगेंस्ट पेमेंट हुई है या नहीं हुई, एक्सपेंसेस हो गए हैं तो एक्सपेंसेस आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लेने हैं। ठीक है, या एक्सपेंसेस आपने ज़्यादा कर दिए हैं लेकिन उनको उन रिलेटेड रेवेन्यूज जो उस टाइम पीरियड के रेवेन्यूज हैं उनसे जितने रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको आपने अपने पास रिकॉर्ड करना है। दूसरी जो टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, ये जो है ये एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में मदद करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी, जो मेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब दूसरी टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती है, उसको कहते हैं कैश बेस अकाउंटिंग। इसमें कब रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसमें रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज व्हेन कैश is received from customers। ठीक है, and expenses are recognized when payment are made। जब पेमेंट होगी तब हम उनको अपने पास एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसके अंदर प्रॉफिट जो है इतना रियलिस्टिक नहीं होगा क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो 10 सालों के पे किए होंगे
और हम उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि पेमेंट की होगी उनके ऊपर। कुछ रेवेन्यूज ऐसे होंगे जो हमने सर्विसेज तो दे दी हैं और गुड्स तो दे दिए हैं कस्टमर्स को, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने कैश रिसीव नहीं किया, वो हम अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब तक उसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव ना हो हम उन्हें एज अ रेवेन्यू नहीं देखेंगे। तो ये भी हमारा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कुछ ना कुछ खराबियां आएंगी कैश बेसिस की वजह से, लेकिन कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग भी होता है यहाँ पे। तो मेन चीज है जब भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज होंगे, आपने जो मेन काम करना है वो तो ये करनी है, उसकी जर्नल एंट्री पहले करनी है, जर्नल एंट्री, फिर उसकी पोस्टिंग हमने लेजर में करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आज मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको बनाना जो है मैं आपको बता देता हूँ बुक से कहाँ। इसको मैं आपको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब मैं ये ट्रायल बैलेंस आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जब रिकॉर्ड कैसे करना है जर्नल में, डेबिट क्रेडिट का रूल हमें पता होना चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट रूल क्या है इसका? डेबिट क्रेडिट रूल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। अच्छा, मैंने शुरू में आपको बताया कि जो रेवेन्यूज हैं वो मेनली रिलेट, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मेनली रिलेट करते हैं ऑनर्स इक्विटी से। रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस बोथ बोथ रिलेट करते हैं किससे? ऑनर्स इक्विटी से मेनली, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी से रिलेट करते हैं और रेवेन्यू करता है ऑनर इक्विटी को इंक्रीज करता है, एक्सपेंस क्या करता है? ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करता है। तो रूल जो डेबिट क्रेडिट का रूल है वो वही अप्लाई होगा जो ऑनर्स इक्विटी का रूल है। ऑनर्स इक्विटी जब बढ़ती है तो वो क्या होती हैं? जब बढ़ती हैं तो वो क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। तो रेवेन्यूज जब होंगे, रेवेन्यूज जब बढ़ेंगे तो वो क्या किए जाएंगे? क्रेडिट किए जाएंगे। और जब खर्चे होंगे, जब एक्सपेंसेस होंगे तो ऑनर्स इक्विटी कम होती है तो वो क्या की जाती है? डेबिट किए जाते हैं। जब खर्चे होंगे, जब एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे तो उनको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। रेवेन्यूज को क्रेडिट किया जाएगा, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा। इसी तरह अगर एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और रेवेन्यूज को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ओनर्स इक्विटी का रूल जो है वो इन दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रेवेन्यूज क्रेडिट किए जाएंगे और एक्सपेंसेस क्या किए जाएंगे? डेबिट किए जाएंगे, ठीक है। अब रेवेन्यूज में आपके पास नेट इनकम आता है। नेट इनकम का एक पार्ट होता है आपके पास डिविडेंड, और डिविडेंड जो है वो तो ओनर्स इक्विटी को कम करता है, ठीक है। और जब वो ओनर्स इक्विटी को कम करता है तो, लेकिन डिविडेंड आर नॉट एक्सपेंसेस, ये बात आपने याद रखनी है। डिविडेंड आपके एक्सपेंसेस नहीं है क्योंकि ये रेवेन्यू को अर्न करने के लिए नहीं किए जाते। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, जबकि डिविडेंड जो है वो रेवेन्यू के लिए नहीं किए जाते। दीज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तो इनको आप एक्सपेंसेस नहीं कह सकते, डिविडेंड को एक्सपेंसेस नहीं कह सकते, लेकिन ये ऑनर्स इक्विटी को कम कर देते हैं, ठीक है। जब ये ऑनर्स इक्विटी को कम कर देते हैं तो जब डिविडेंड होंगे, जब डिविडेंड दिए जाएंगे तो डिविडेंड को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑनर इक्विटी का रूल लगेगा। ऑनर इक्विटी कम होती है, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इट रिड्यूसेस द एसेट एज वेल। तो ये डिविडेंड जो है वो आपके डेबिट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज द ट्रायल बैलेंस, जो आज हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस? मैं थोड़ा सा रूल बता दूं कि हमने एक एंट्री की थी कि लेट से ABC ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड $50,000 इन ऑटो पार्ट्स, ठीक है, ऑटो पार्ट्स बिजनेस, सही है। तो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में 50,000। सबसे पहले मैंने आपको जो है इसकी जर्नल एंट्री बताई थी, ठीक है, जर्नल एंट्री बताई थी आपको, डेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास पार्टिकुलर्स हो गए,
पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं, डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। डेबिट हो गया, डेबिट डॉलर में, क्रेडिट डॉलर में, ठीक है। जनरल जर्नल ठीक हो गया यहाँ पर। और ये जो डेट थी ये January 1, 2020, ये 2020, ये January 1 की डेट आ गई आपके पास। इन्वेस्ट किया है आपके पास आ गया कैश अकाउंट, मतलब ये ट्रांजैक्शन हुई है आपके पास। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, पहले हम डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे हमेशा 50,000, ठीक है। और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट कितने से, 50,000 से। January 2 को क्या किया एबीसी ने, ठीक है। सॉरी एबीसी नहीं, ऑटो पार्ट बिजनेस है, अब ऑटो पार्ट ने परचेज किया, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑफ $8,000, ठीक है, कैश। ओके, ये दो एंट्रीज को हम कर लेते हैं। तो ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ठीक है। ये पहले की एक्सप्लेनेशन आ गई आपके पास। ये जर्नल एंट्री का मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है जी January 2 को जी उसने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। और उसके बाद आ गया जी आपका कैश, कितने से, 8,000 से, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट being purchased for cash, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी। ये आपके पास ये सेकंड एंट्री होगी। अभी एग्जांपल के तौर पे यही एंट्रियां करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम आए, हमने लेजर अकाउंट्स बनाना शुरू कर दिए। टी अकाउंट बनाऊंगा फॉर द एग्जांपल। सबसे पहले हम एसेट्स को पकड़ लेते हैं, लिक्विड एसेट्स को पहले पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कैश का अकाउंट आएगा, तो कैश के अकाउंट में सबसे पहले हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। जनवरी सर हम डेट थोड़ा डिफरेंट वे में लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बट January 1 को 50,000 कैश है, और January 2 को जो है 8,000 से कैश क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया। तो ये हमने पोस्टिंग कर दी है, मतलब यहाँ पे एक मिनट डेबिट हुआ, ये पोस्टिंग मैंने कर दी, दूसरा मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी, ठीक हो गया। अब अगर इसको लेट से हम ना रही है, ये दो ही ट्रांजैक्शन हुई है, 2 दिन का हमने बनाना था बस। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, बैलेंस लिखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन में बैलेंस करवाया था कि इन दोनों को टोटल किया, टोटल करने के बाद जो आपके पास बैलेंस है, वो बैलेंस अगले साल यहाँ पर आपके पास जो है वो 42,000 का बैलेंस जो है वो बचेगा, ठीक है। वो टोटल कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर आपके पास 50,000 आ जाता है, ठीक है। दस आपके पास जो बैलेंस,
सो इसका अपेरेंटली डेबिट बैलेंस है, आपको नजर आ रहा है। तो डेबिट बैलेंस लिखने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप दोनों साइड का टोटल, ये टर्म हमने 2 दिन के अकाउंट्स बनाने हैं बस, ठीक है। तो हम हमारे दोनों साइड के जो बैलेंस है वो इक्वल आने चाहिए। तो इधर इक्वल तो नहीं है क्योंकि क्रेडिट साइड 8,000 है, डेबिट साइड, तो हम उधर बैलेंस कर देते हैं। ये बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है हमारा, ठीक है। एक तरीका ये भी है। यहाँ पे 50,000 हम क्लोज कर रहे हैं अकाउंट को, तो बाकी कितना बचा वो हमारे पास आ गया बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है। जब नेक्स्ट टाइम ओपन होगा दोबारा से अकाउंट, तो अगर लेट से हम लोग जो है वो सेकंड मंथ में ओपन करते हैं, तो सेकंड मंथ में जब ओपन होगा तो वो डेबिट बैलेंस उसका कितना आ जाएगा, ये बैलेंस जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे भी आप जो है वो अकाउंट को क्लोज और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपके पास, कैश का दोबारा ओपनिंग हो जाएगी। बहरहाल ये थोड़ी सी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है। अब ये बैलेंस आ गया, 2 दिन का सिर्फ हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। अब दूसरा जो अकाउंट बनता है एसेट में, वो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा, ऑफिस इक्विपमेंट का। इसको भी अब 2 तारीख को क्या हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था, इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, तो कितनी अमाउंट से हुआ है, 8,000 से। क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं हुई, तो इसका भी डेबिट बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बैलेंस आपने पूरा लिखना है, ये मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये जो है डेबिट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने ओपन करना है, लेट से अगर हम अगले महीने ओपन कर रहे हैं, तो 8,000 का डेबिट बैलेंस अगेन ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर जो हमारे पास अकाउंट आता है वो आता है कैपिटल स्टॉक का, ठीक है। कैपिटल स्टॉक जनवरी 1 को आपने इन्वेस्टमेंट की कितने से, $50,000 से। अगेन यही एंट्री हुई है 2 दिनों में, तो टोटल 50,000। नाउ दिस हैज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस आ गया क्रेडिट, कितना, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया इसका। अब इसका जब नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ आप ओपन करेंगे, लेट से 2 फरवरी 1 फरवरी को आप ओपन करते हैं, तो आपका क्रेडिट बैलेंस से ओपनिंग होगी इसकी। तो बैलेंस इसका जो है वो क्या है, 50,000 है, जो बैलेंस रह गया 2 दिनों का। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस आपको बताना है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इक्वल होता है और ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे। इसकी इक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग लेजर भी बना लिया। लेजर के बाद हम एक बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट एक किस्म की, जिसको हम ट्रायल बैलेंस इन डेबिट्स एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं, ये बैलेंस आया कैश का, ये बैलेंस आया ऑफिस इक्विपमेंट का, ठीक है। ये जो बैलेंस आया आपके पास, इन बैलेंसेस इन बैलेंसेस ये जो बैलेंसेस हैं ये इक्वल हो, ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इक्वल हो। इसका जो अकाउंट्स में हम जिस तरह मेंटेन कर रहे हैं, ये सारे अकाउंट्स के जितने जितने बैलेंसेस हैं, इनके डेबिट्स एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये साबित करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जिस सीक्वेंस से हम लेजर बना रहे हैं उसी सीक्वेंस से हम ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में सिंपल, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसका फॉर्मेट भी बहुत इजी फॉर्मेट है इसका भी। इसमें भी 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट बैलेंसेस, ठीक है, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, अकाउंट टाइटल्स, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास जो है वो कैश अकाउंट है, ठीक है। तो कैश जिस सीक्वेंस में हमने ये लेजर अकाउंट बनाया उसी सीक्वेंस से हम इनके बैलेंसेस उठा लेंगे यहाँ से। तो इसका जो बैलेंस आया, मतलब पहली तारीख को 50,000, दूसरी तारीख को 8,000, जो बैलेंस आया वो आया 42,000 का डेबिट बैलेंस। ये जो डेबिट बैलेंस है इसको हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देंगे। 42,000 यहाँ पर लिखेंगे हम कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट जो इसका टाइटल है, लेजर का जो टाइटल है उसको लिखेंगे, और इसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे 42,000,
1000। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने ये क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, ये जो 42,000 है, हमने क्रेडिट साइड पे इनको बैलेंस करने के लिए, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट को बैलेंस, मतलब ये आपका जो टोटल है ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप डेबिट टोटल थे आपके पास 50,000, ठीक है, क्रेडिट टोटल थे आपके पास 8,000, ठीक है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, अब ये डिफरेंस आ रहा था, क्रेडिट साइड छोटी है और डेबिट साइड बड़ी है, ये बैलेंस है तो डेबिट, लेकिन ये सिर्फ ये बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखा है ये डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग होगी तो ये बैलेंस जो है ये शिफ्ट कर दिया जाएगा किस साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है, जब ओपनिंग होगी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, तो कैश का डेबिट बैलेंस है 42,000 से। ऑफिस इक्विपमेंट में जब हम आएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट का भी डेबिट बैलेंस है कितने से, 8,000 से। तो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे हम, ऑफिस इक्विपमेंट, और इसका भी डेबिट बैलेंस हमारे पास आ जाएगा कितने से, 8,000 से। तीसरा अकाउंट है हमारे पास कैपिटल स्टॉक, ठीक है, कैपिटल स्टॉक, और इसका हमारे पास कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है कितना, 50,000 से। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल स्टॉक और इसका क्रेडिट बैलेंस है कितना, 50,000। अब ये दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल ना आए तो इसका मतलब है आपके अकाउंट्स में कुछ ना कुछ मसला है, आपके अकाउंट्स गलत हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको टोटल करें तो ये भी हमारे पास कितना है, 50,000, और क्रेडिट साइड भी हमारे पास कितनी है, ये 50,000। ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, हैंस प्रूव्ड कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो ठीक हैं। तो ट्रायल बैलेंस को अगर हम फाइनली डिफाइन करें, ट्रायल बैलेंस it is the proof of equality, the proof of equality of debit and credit balances। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की इक्वालिटी का प्रूफ जो है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक रखें। ट्रायल बैलेंस का टॉपिक जो है बुक में, उसके नीचे उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, वो देखें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, उस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बना के देखें कि आप कैसा बनाते हैं और कैसा बनता है, अगर उसके बैलेंसेस आपके इक्वल आने चाहिए। आपने लेजर अकाउंट्स बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, तो उन्हीं लेजर अकाउंट्स का आप जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाएं, और मुझे अभी आप लोगों ने इंटीमेट करना है कि आपका जो बैलेंसेस हैं वो इक्वल आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।